हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही की खबर है, जब यूरोपियन यूनियन की मुद्रा कही जाने वाली यूरो डॉलर के सापेक्ष उसकी जो वैल्यू है उसमें गिरावट आई है। यानी अभी तक जो यूरो था उसकी वैल्यू डॉलर से ऊपर चलती थी और अब ऐसा देखने को मिला है मंगलवार को कि इसकी जो वैल्यू है वह डॉलर की तुलना में लगभग डॉलर के बराबर आ गई है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, डॉलर के बराबर आने का यहाँ पर क्या मतलब होता है, और अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, ये पूरी व्यवस्था किस तरह से संचालित होती है, परीक्षाओं के लिए यह जो घटना हुई है कितनी महत्वपूर्ण है, इन सभी पर आज हमारा फोकस रहेगा। विषय है डॉलर के मुकाबले क्यों गिर रहा है यूरो। तो डॉलर चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वीकृत मुद्रा के रूप में जाना जाता है, इसलिए डॉलर के सापेक्ष अगर यूरो को देखा जा रहा है तो यूरो की जो वैल्यू है उसमें गिरावट आई है। यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत क्या ऐसी परिस्थितियां घटित हुई जिसके कारण ऐसी स्थिति हमें देखने को मिली, इस पर बात करेंगे। न्यूज आई है, यूरो रीचेस पैरिटी अगेंस्ट द डॉलर, हिट्स इट्स लोएस्ट लेवल अगेंस्ट यूएस करेंसी सिंस दिसंबर 2002। ठीक, तो जो 2002 के मुकाबले इसमें पहली बार 2002 के बाद से ऐसा देखने को मिला है कि जो गिरावट है इस स्तर तक पहुंची है, यानी कि जो यूरो है लगभग डॉलर के बराबर आ गया है। ठीक, तो लोएस्ट लेवल पर पहुंचा भी है। वर्तमान स्थिति क्या है इसको देखेंगे, इसके क्या क्या कारण है, किन बातों को जिम्मेदार माना गया उनको देखेंगे। अमेरिकी डॉलर की स्थिति इस समय क्या है, क्यों उसकी स्वीकृति इतनी बनी हुई है उसको जानेंगे। भारतीय रुपए की स्थिति पर इस पूरी परिस्थिति का क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है या नहीं पड़ेगा, इसको देखेंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा की विनिमय दरें हैं, एक्सचेंज रेट है, उसका निर्धारण कैसे होता है, इसको जानना भी जरूरी होगा। इसके अलावा कुछ सवाल देखेंगे जो इसके पहले परीक्षा में पूछे गए हैं या फिर एक संभावित सवाल जो मेंस में पूछा जा सकता है। यह विषय जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों से ही जोड़ करके हम देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आर्थिक विकास दोनों से ही जुड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ता है इस एक्सचेंज रेट का, जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हम कहें या फिर स्थिर कीमतें कहें, इन सबको देखेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो कीमत है वो एक यूएस डॉलर के बराबर आ गई है यूरो की। एक यूरो बराबर 1.00 यूएस डॉलर। लगभग इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके आगे जब संख्या में जाएंगे तो थोड़ा सा अंतर आएगा कि जब बहुत बड़े स्केल पर अगर कोई यूरो लेगा तो फिर कुछ बहुत अंतर आता रहेगा, यानी कि लगभग बराबर दिखाई दे रहा है अगर हम 2 डिजिट तक आगे जाएं। ठीक, और ये जो अंतर है, इसके पहले ये अंतर कब देखने को मिला था, 2002 के आसपास, और उसके बाद से ये जो गिरावट है अब जाकर के इसके बराबर लगभग दिखाई दे रही है, डॉलर के बराबर। ठीक है, तो यूरो 2008 की शुरुआत से ही डॉलर के मुकाबले कमजोर दिखाई दे रहा है और 2021 की शुरुआत से इसमें तेजी भी आई है। कुछ समय पहले हमने देखा कि कोविड-19 की जब स्थितियां घटित हुई थी तो कोविड-19 महामारी का प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा था, जिसमें यूरोप भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। पर्यटन गतिविधियां बाधित हुई थी, उत्पादन बाधित हुआ था, आर्थिक रूप से जो खर्चे हैं वे बढ़ गए थे। तो एक ये प्रभाव भी देखने को मिल रहा है अभी तक। और यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है, इस पूरी इकोनॉमी पर अभी हाल ही में जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसके अंतर्गत जो गैस और तेल की कीमतें हैं, इसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। बेसिकली अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो इसको हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला ये कि यूरोजोन की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो गिरावट आ रही है उसके अगर हम रीजंस को देखें तो उसमें हमें पता चलेगा। और दूसरा, चूंकि डॉलर के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं, अमेरिकी डॉलर, तो अमेरिका और यूरोप के जो सेंट्रल बैंक हैं, केंद्रीय बैंक हैं, उनकी जो मौद्रिक नीतियां रही होंगी अभी तक, उनको देखना जरूरी है। देखिए, शुरू से अगर हम शुरू करके समझें तो कोई भी देश के अंतर्गत जब महंगाई बढ़ती है, कीमतें बढ़ती हैं, कीमतें एक तरीके से अनियंत्रित होने लगती हैं, तो किसी भी देश का लगभग जो केंद्रीय बैंक है वो इन स्थितियों को बेहतर करने की कोशिश करता है। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो मौद्रिक नीतियों के जरिए, मौद्रिक नीतियों का उपयोग करके भारत में जो महंगाई है या हम कहें मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे ही अमेरिका में फेडरल बैंक, ठीक, तो वो इस तरह के कार्य देखता है। तो अमेरिका में भी मौद्रिक नीति को इस तरह से संतुलित किया गया है कि वहां की जो महंगाई है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। तो अब हमें यहीं पर यूरोप के अंतर्गत यूरोपियन यूनियन का जो बैंक है उसमें और अमेरिकी बैंक है उसके अंतर्गत जो नीतियां हैं उनमें अंतर दिखाई पड़ेगा। तो पहले देखें कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो कमजोरी आई है उससे कैसे इस पर प्रभाव पड़ा है, उसके बाद बैंक वाली बात देखेंगे। तो कोविड-19 की स्थिति आप जानते ही हैं, जब सरकारों को भर भर के खर्च करना पड़ा लोगों की स्वास्थ्य आर्थिक परिस्थितियों को ठीक करने में, स्वास्थ्य
स्थितियों को ठीक करने में, यानी हम कहें राजकोष से बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ा, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट आई, उत्पादन में गिरावट आ रही थी उस समय, ठीक, प्रोडक्शन नहीं उस तरह से हो पा रहा था। दूसरा, इससे उबर ही रहे थे कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया। तो रूस चूंकि यूरोप का एक बहुत बड़ा गैस और तेल का सप्लायर है, ठीक, ऐसे में यूरोपियन यूनियन या यूरोप के अन्य जो बड़े देश हैं वहां पर रूस के द्वारा जो तेल और गैस का निर्यात किया जाता है उस पर प्रतिबंध लगाने की बात आई। तो जब प्रतिबंध लगा दिए गए तो तेल और गैस का आयात बाधित हो गया। अब जब आयात बाधित हो गया तो जो कीमतें थी अपने आप में बढ़ गई, क्योंकि बाकी देशों से उनको अब आयात करना पड़ रहा होगा, ठीक। इसने खड़ा किया ऊर्जा संकट, एनर्जी की सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई। अब अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई बढ़ने लगी, ठीक, इन्फ्लेशन बढ़ गया, और जब इन्फ्लेशन बढ़ गया तो रोजमर्रा के स्तर पर जो भी लोग मौजूद होंगे उनके द्वारा जो किया जाने वाला खर्च है उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 100 रुपए किलो टमाटर खरीद रहा है, वही टमाटर जब 150 रुपए किलो हो जाएगा तो 50 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, कई लोगों की जब जॉब्स चली गई हैं तो उनके लिए ये खर्च करना और महंगा होगा, यानी आर्थिक गतिविधियां बाधित होती जा रही हैं, ठीक। अगला, जीवन की लागत बढ़ रही है। जब किसी क्षेत्र में इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी तो जो वहां का निवेशक होगा, जो वहां पर निवेश करना चाह रहा होगा, उसके लिए निवेश करना महंगा हो जाएगा। इसे भी अगर हम एक उदाहरण से समझें तो मान लीजिए कोई व्यक्ति यूरोपियन यूनियन का निवेशक है, ठीक, और वो यूरो मुद्रा का इस्तेमाल करता है, यूरोजोन का सदस्य है, वो वहां से निवेश करना चाहता है अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस डॉलर से इसको हम दिखा देते हैं, निवेश को देखते हैं, ठीक। अब मान लीजिए डॉलर की कीमत ज्यादा हो गई, यूरो की कीमत कम हो गई। अब इस व्यक्ति को जो खर्च यूएस के अंतर्गत कंपनी स्थापित करने में लगना था, क्या आपको लगता है कि अब उतना ही खर्च करना पड़ेगा उसे, या खर्च बढ़ जाएगा, ठीक। दूसरी बात, जब इसके पास जो मुद्रा है उसकी वैल्यू इसके बराबर है या इससे कम है तो उसको जब सेटअप यहां करना है तो खर्च बढ़ेगा। दूसरी बात, यहां से प्राप्त होने वाली जो इनकम होगी, मान लीजिए कोई कंपनी पहले से सेटअप है, उसमें वृद्धि हो सकती है। ये हुई एक सामान्य सी इसकी परिभाषा। इसके अलावा जो निवेशक है, निवेशकों के बीच में अविश्वास बढ़ेगा, तो निवेशक नहीं चाहेगा कि वो ऐसी जगह पर निवेश करे जहां पर उसकी लागत बढ़ गई हो, क्योंकि पहले कोई कंपनी अगर वो यूरोप में स्थापित कर सकता था तो वहां पर उसको उस कंपनी को स्थापित करने की लागत मान लीजिए 100 रुपए आ रही है, एक उदाहरण के रूप में। अब जब महंगाई बढ़ गई वहां पर तो हर चीज की कीमत में वृद्धि हो गई, बिजली की कीमत में, बाकी चीजों की कीमत में। अब 120 रुपए का खर्च लगेगा उसे कोई कंपनी स्थापित करने में। तो निवेशक अब इस बात को लेकर के निश्चित नहीं हो पा रहे हैं कि वे वहां निवेश करें या ना करें। तो ऐसे में संभावना यह भी देखने को मिल रही है कि जो यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत जो कंपनियां हैं, यूरोप के अंतर्गत जो कंपनियां हैं, वो जाकर के यूएस में निवेश करना चाहें, क्योंकि यूएस के अंतर्गत जो स्थितियां हैं वहां से थोड़ी बेहतर हैं, ठीक। उसके अलावा जो आयात है उन्हें वो बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। तो आयात करने की वजह से जो उनके अंतर्गत मुद्रा है, मान लीजिए यूएस डॉलर में सभी आयात हो रहे हैं, तो जब आयात करेंगे तो डॉलर ज्यादा देना पड़ेगा ना, तो डॉलर की वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। अभी हम इसको भी देखेंगे। इसके अलावा व्यापार घाटा भी वहां पर बढ़ रहा है। ऐसा काफी लंबे समय के बाद देखा गया जब जर्मनी में मई के महीने में व्यापार घाटा दर्ज किया गया। अभी तक जो वहां की अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां पर वे अपने आप में सरप्लस में रहती हैं, लेकिन इस बार व्यापार घाटा दर्ज किया गया। अगला, अगर हम बैंकों की बात करें तो मुद्रास्फीति को कम करना, यहां पर अमेरिका के अंतर्गत जो केंद्रीय बैंक है उसकी प्रमुख यहां पर योजना रही है। उसका लक्ष्य है कि 2% तक जो इन्फ्लेशन रेट है उसको ला दिया जाए। एक सामान्य सी दर होती है, इस 2% की दर को बेहतर माना जा सकता है। तो ब्याज दरों में वृद्धि कर दी। सिंपल सी बात है, मौद्रिक नीति के अंतर्गत आप जानते हैं कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई भी जब ऐसी मौद्रिक नीति का इस्तेमाल करता है, कौन सी, कठोर मौद्रिक नीति का। तो कठोर मौद्रिक नीति के अंतर्गत ब्याज दरों को बढ़ाता है ताकि जो तरलता अर्थव्यवस्था में मौजूद है, जो लिक्विडिटी या फिर धन या फिर पैसा मौजूद है, वो कुछ कम हो जाए, थोड़ा लोगों के हाथ में खर्च करने की स्थितियों में कमी आए। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो पूरी व्यवस्था है ये मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर चलती है। अभी हम जब रुपए पर की वृद्धि पर भी बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये व्यवस्था भी कहीं ना कहीं इससे काफी हद तक संचालित होती है। तो अगर किसी क्षेत्र में
मांग बढ़ जाए तो कीमतें बढ़ जाएंगी। हम एक और एग्जाम्पल से लेते हैं टमाटर वाले। एक व्यक्ति 10 किलो टमाटर बेचता था, ठीक। अब जब वह बाजार गया टमाटर बेचने तो उसके 10 किलो में से केवल 8 किलो टमाटर ही बिके। लोग नहीं लेना चाह रहे कि उसके टमाटर, लोग कह रहे बेकार है टमाटर। तो जब उसके टमाटर नहीं बिक रहे और वो मान लीजिए 10 रुपए किलो टमाटर बेचता है, तो वो कोशिश करेगा कि जो बचे हुए 2 किलो टमाटर और हैं उनको कम कीमत में बेच दे, कोई ले ही नहीं रहा। मान लीजिए उसने 8 रुपए में 7 रुपए में बेच दिए, कीमत में गिरावट आई। वहीं पर मान लीजिए वो 10 किलो टमाटर लेकर के निकला और लोगों ने फटाफट से उसके टमाटर खरीद लिए और मांग आई कि और टमाटर लेकर के आए, और जितने भी टमाटर वाले थे सबके टमाटर बिक गए। अब केवल एक ही व्यक्ति वहां पर टमाटर बेचने वाला बचा है। अब वो वहां पर क्या कर सकता है? कीमतें बढ़ा सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग उससे टमाटर लेने के लिए खड़े हैं। अभी तक 10 रुपए किलो में बेच रहा था, हो सकता है 15 रुपए किलो में भी बेचने लगे। तो जैसे ही मांग बढ़ेगी किसी चीज की तो कीमत बढ़ जाएगी। एक दूसरा, अगर किसी चीज की मांग स्थिर रहे और आपूर्ति कम हो जाए तब कीमतें क्या होंगी? इस स्थिति में भी कीमतें बढ़ेंगी। तो यहां पर जो केंद्रीय बैंक होता है वो प्रयास करता है कि जो स्थितियां हैं, अगर मांग बढ़ रही है, लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए पैसा मौजूद है, तो लोगों के हाथ से या बाजार में तरलता को कम कर दिया जाए। तरलता कम होगा, लोग खर्च कम करेंगे। जब खर्च कम करेंगे तो मांग और आपूर्ति का संतुलन स्थापित करने में मदद मिलेगी। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में पैसे कम आ रहे हैं, लोगों के पास धन कम है, खर्चने के लिए कम है, तो जो उत्पादन है, उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, हम लौटते हैं विषय पर, जहां पर ब्याज दरों में वृद्धि कर दी ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक, लेकिन जो यूरोप का सेंट्रल बैंक था वे उस वक्त आर्थिक सुधार से गुजर रहे थे। तो आर्थिक सुधारों को करने के दौरान उन्होंने ब्याज दरों में कटौती नहीं की। वे चाह रहे थे कि इकोनॉमिक रिकवरी हो सके, अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ सके, यानी कि तरलता बची रहे, तरलता पड़ी रहे, खर्च होता रहे, प्रोडक्शन बढ़ता रहे। खतरे कई हो सकते हैं कि जो खर्च है वो उत्पादन में ना होकर के कंजम्पशन में होने लगे, वो थोड़ा सा अलग मैटर है, उसको आप बाद में देखिए। ठीक, तो आर्थिक सुधार कर रहे थे। इसके अलावा अमेरिका में निवेश पर बेहतर रिटर्न मिल रहा है, ये एक बड़ी वजह है। तो ओवरऑल अगर इन परिस्थितियों से आप देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो यूरो है उसकी वैल्यू क्यों गिर रही है। हालांकि अभी हम इस पूरे मामले से अलग हट करके इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या परिस्थितियां होती हैं जब किसी देश की मुद्रा अपने आप में बढ़ती है या घटती है, या फिर देश की अगर ना कहें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्राएं मौजूद हैं उनके अंतर्गत जो विनिमय दर है वो कैसे प्रभावित होती है। चलिए अब देखिए अमेरिकी डॉलर की स्थिति। अब एक सवाल यहां पर यह भी बन सकता है कि जब अमेरिका में हमने बात की कि ब्याज दरों में वृद्धि कर दी, यानी कि वो चाह रहे हैं कि वहां पर जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाए, लेकिन इसका एक दूसरा प्रभाव ये पड़ेगा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, आर्थिक जो क्रियाएं हैं उसमें गिरावट आने लगती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मंदी की जैसी स्थितियां बनने लगे, रिसेशन बनने लगे। तो एक सवाल ये बनता है कि जब अमेरिका मंदी का सामना कर रहा है तब भी डॉलर की कीमत क्यों बढ़ रही है? तो सीधा सा जवाब इसका यह है कि डॉलर चूंकि एक वैश्विक स्तर पर मान्य मुद्रा है, स्वीकृत मुद्रा है, ज्यादातर व्यापार डॉलर के अंतर्गत ही किए जाते हैं। इसके अलावा जो निवेशक है उनका भी भरोसा डॉलर पर बना हुआ है। ठीक, ये एक वजह है। दूसरा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थितियां भले ही खराब दिखे हमें आंतरिक स्तर पर, लेकिन जो बाहर जो दूसरी अर्थव्यवस्थाएं मौजूद हैं वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था उनसे थोड़ी बेहतर चल रही है। हालांकि अगर हम बाकी मुद्राओं की तुलना करें, चाहे जापान की मुद्रा हो, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा हो या फिर अमेरिका की मुद्रा हो, उसमें अमेरिका की मुद्रा का बेहतर प्रदर्शन है। अगर रुपए के सापेक्ष देखेंगे तो कुछ समय की स्थितियां अभी रुपए ने ऐसी दिखाई है कि वो यूरो की तुलना में थोड़ा मजबूत है। मतलब कि यूरो की तुलना में यूरो से एक्सचेंज रेट में ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस गति से यूरो गिरा है उस गति से रुपए ने थोड़ी सी अपनी बढ़त बनाए रखी है। अब रुपए पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एक विशेषज्ञों ने बताया है, कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड की तरफ से पता चला है कि यदि यूरो कमजोर बना रहता है और डॉलर की तुलना में नीचे गिरने की प्रवृत्ति बनी रहती है, तब ऐसा हो सकता है कि रुपए को भी नीचे ले जाए। ठीक,
यानी लगातार ये जो स्थितियां अभी देखने को मिल रही हैं ये आगे भी कंटिन्यू रहती हैं। अभी चूंकि बराबर आया है, अगर इससे भी नीचे चला जाता है तब ऐसी स्थिति बन सकती है। दूसरा, क्यों बन सकती है? क्योंकि यूरो, भारत और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ यूरो के व्यापारिक संबंध हैं। ऐसे में दोनों देशों के व्यापार पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और अल्टीमेटली रुपए पर भी इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब आते हैं इस विषय के केंद्र में कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा की विनिमय दरें हैं उनका निर्धारण कैसे होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि शुरुआत में मुद्रा की व्यवस्था क्यों बनाई गई थी? किसी वस्तु को आसानी से एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने के लिए। जब मुद्रा की व्यवस्था नहीं थी तब क्या होता था? वस्तुओं का विनिमय होता था। लोग एक वस्तु दे करके, किसी ने कुर्सी दे दी, अनाज ले लिया, इस तरह से चेंज करते रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद जब समस्या खड़ी होने लगी कि कोई कितनी वस्तु दे, दूसरी वस्तु उसको चाहिए नहीं, तो फिर मुद्रा की व्यवस्था बनाई गई। अब मुद्रा में भी मुद्रा की व्यवस्था कैसे बनाई गई? ठीक, तो इसका लाभ पहला तो ये है कि एक मुद्रा की इकाई को दूसरी मुद्रा की इकाई के लिए हम उसकी दर समझने के लिए उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका में रहता है, एक व्यक्ति भारत में रहता है। अमेरिका वाला डॉलर का उपयोग कर रहा है, भारत वाला रुपए का उपयोग कर रहा है। ठीक, अब इन दोनों को अगर इंटरचेंजेबिलिटी क्लियर नहीं होगी तो ये पता ही नहीं होगा कि कितने डॉलर देकर के भारत के अंतर्गत केले खरीदने हैं या कितने रुपए देकर के हमें यूएस के अंतर्गत कोई चीज खरीदनी है। तो इस बात को तय करने के लिए, एक उदाहरण के लिए हमने क्या बनाई है व्यवस्था कि मुद्रा का विनिमय किया जाए, मुद्रा का एक्सचेंज रेट हम तय कर लें। मान लीजिए $1 बराबर लगभग 80 रुपए। अब ये बात निश्चित हो गई कि $1 देने पर 80 रुपए मिल जाएंगे। ठीक, या $1 लेने के लिए 80 रुपए देने पड़ेंगे। तो अब कीमतें जो भी देशों के अंतर्गत मौजूद है उसके बारे में भी क्लैरिटी हो गई और ये चीज निश्चित हो गई। ठीक है, निश्चित हो गई का मतलब पता चल गया, अगर उतार चढ़ाव भी होगा तो भी इस बात का पता रहेगा कि कितना उतार चढ़ाव हो रहा है। ठीक, इसके अलावा जो निवेशक हैं उन्हें विदेशी मुद्राओं के संबंध में जो घरेलू मुद्रा है उसके मूल्य को समझने में मदद मिलती है। ठीक, और जो डॉलर है, डॉलर के अंतर्गत मूल्य जितना होगा उसका विश्लेषण भी वो कर सकते हैं कि कितना खर्च करना है, कितना बचाना है। अब हम बात करें कि जो एक्सचेंज रेट है उसका निर्धारण कैसे हो रहा है। मुद्रा का एक्सचेंज रेट ये मुख्यतः दो तरह से होता है। पहला है फ्लोटिंग रेट, जिसे हम अस्थायी दर कह सकते हैं, और दूसरा है निश्चित रेट। जो फ्लोटिंग दर है, वैश्विक स्तर पर जो भी अर्थव्यवस्थाएं मौजूद हैं, जो भी मुद्रा मौजूद है, उनका आपस में एक्सचेंज, एक तरह से खुले बाजार के अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्थाओं के स्तर पर मांग और आपूर्ति के जरिए जिस मुद्रा की कीमत का निर्धारण होता है उसे कहते हैं फ्लोटिंग रेट। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब यह हुआ कि जिस देश की मुद्रा, उसकी डिमांड जितनी ज्यादा होगी उसकी वैल्यू उतनी ही इंक्रीज करेगी। मान लीजिए अभी हमने टमाटर के एग्जांपल से देखा था कि जिस चीज की मांग बढ़ती है उसकी कीमत या उसका मूल्य बढ़ता है। तो डॉलर की डिमांड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब किसी देश की मुद्रा के वैल्यू के बढ़ने का या फिर उसकी डिमांड बढ़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं, अभी हम उनके कारणों पर बात करेंगे। आपूर्ति की बात भी आप जानते हैं कि आपूर्ति तो तभी होगी ना जब मांग होगी। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल और गैस की कीमतें हैं वे प्रभावित हुई। जो लोग यूरोपियन यूनियन में रह रहे थे या यूरोप के अंतर्गत रह रहे थे उनको डॉलर की डिमांड ज़्यादा करनी पड़ी। तो जब डॉलर की डिमांड बढ़ी तो जो यूरो है, चूंकि यूरो दूसरी वजहों से भी कमज़ोर हो रहा था, यूरो की वैल्यू इसलिए नहीं बढ़ रही थी कि वहाँ के अंतर्गत आर्थिक स्थितियाँ खराब हैं, आर्थिक रूप से जो अर्थ की व्यवस्था है उसमें गिरावट आ रही है। तो यूरोप कैसे प्रगति कर सकता है? यूरो की डिमांड कम हो रही है, वो यहाँ देखने को मिला। अब बात करें अगर निश्चित दरों की, तो निश्चित दर क्या है कि किसी एक मुद्रा के सापेक्ष, मान लीजिए डॉलर है, तो डॉलर के सापेक्ष सरकार ये निश्चित कर दे कि जो रुपए है उसकी कीमत रहेगी, मान लीजिए 10 रुपए रहेगी, सरकार और केंद्रीय बैंक के माध्यम से, और इसी व्यवस्था को बनाए रखे। कोई ऐसा समय आए जब इसको ये अपने मन से 20 रुपए कर दे, 20 रुपए प्रति डॉलर, कभी 30 रुपए कर दे, फिर जरूरत पड़े तो फिर 5 रुपए कर दे। तो ऐसी व्यवस्था जो निश्चित हो, जिसको निश्चित किया जा रहा हो, तय किया जा रहा हो सरकार के द्वारा या केंद्रीय बैंक के द्वारा, उसको क्या कहते हैं? निश्चित दर। ठीक है, अब आते हैं एक और दर पर। ये क्या है? प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर व्यवस्था, यानी कि मैनेज्ड
फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम, भारत के अंतर्गत इस व्यवस्था का उपयोग किया जा रहा है। ठीक, 1993 के बाद से भारत सरकार इस व्यवस्था पर आई है। यहां पर फ्लोटिंग रेट तो चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्रा है उसकी कीमत इसी उतार और चढ़ावों से तय होगी, मांग आपूर्ति से तय होगी। ठीक, लेकिन यहां पर एक चीज और लगी है, ध्यान से देखिए, प्रबंधित, यानी कि मुद्रा की कीमत कहीं बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए या बहुत ज्यादा ना घट जाए, इसकी व्यवस्था को मैनेज करने के लिए जो केंद्रीय बैंक है वो कुछ ना कुछ काम करता रहता है और इस तरह से प्रयास करता है कि ये जो फ्लोटिंग रेट है वो मैनेज बना रहे, यानी कि देश के हित में बना रहे। ठीक है, तो मुद्रा की बहुत अधिकता या बहुत कम वैल्यू देश की अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। दूसरा, व्यापार और ऋण भुगतान करने की क्षमता पर भी प्रभाव डालती है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं भारत में इस व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है और भारत में ऐसे कई सारे देश हैं जो इस तरह की व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं और करना भी इसलिए पड़ता है क्योंकि ओपन मार्केट रेट जो है वो केवल ओपन मार्केट नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज उसको निश्चित तौर पर प्रभावित करती हैं। तो विनिमय दरों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इनको जान लीजिए। ऐसा कोई भी कारक का नाम लिख करके सवाल पूछा जा सकता है जो एक्सचेंज रेट को इंपैक्ट करता हो। पहला तो डिमांड एंड सप्लाई, सबसे प्रमुख कारक है मांग एवं आपूर्ति। तो जितनी ज्यादा मांग बढ़ेगी उस मुद्रा की वैल्यू उतनी बढ़ेगी, अगर मांग घट रही है तो उसकी वैल्यू गिरेगी। दूसरा, भू राजनीतिक और आर्थिक घोषणाएं, किसी देश के अंतर्गत कोई घोषणा हो गई, जैसे हमने दूसरी चीज देखें कि रूस और यूक्रेन का संघर्ष शुरू हो गया, तो उस दौरान क्या समस्या आई, जो वैश्विक स्तर पर अलग अलग अर्थव्यवस्था है उन पर अलग अलग प्रभाव पड़ा और जो उनके देश के अंतर्गत मुद्रा है उस पर भी प्रभाव पड़ा। दूसरा, ब्याज दरों में बदलाव, ब्याज दरों में बदलाव से भी इस पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि ब्याज दरों में बदलाव का मतलब हुआ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक तरह से अगर आरबीआई या कोई केंद्रीय बैंक ऐसी मौद्रिक नीतियां बनाता है जिसका प्रभाव उस देश की आर्थिक परिस्थितियों पर पड़ता है, उत्पादन पर पड़ता है, तो निश्चित तौर पर उस देश की जो मुद्रा है उस पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, बेरोजगारी दर। तीसरा, मुद्रास्फीति से संबंधित जो रिपोर्ट आई है, मान लीजिए आरबीआई ने जो रिपोर्ट जारी की है, किसी केंद्रीय बैंक ने रिपोर्ट जारी की है, वो रिपोर्ट केवल इतना ही प्रभाव नहीं देगी कि वो केवल जानकारी दे रही है। कोई भी निवेशक होगा वो उस रिपोर्ट का इस्तेमाल करेगा और भी बहुत सारी चीजों में उसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा जीडीपी के नंबर्स कि जीडीपी कितनी है, जीडीपी की संख्या, इसका प्रभाव पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग डेटा, वस्तुएं, सरकार की स्थिरता। आप देख रहे हैं कि श्रीलंका में इस वक्त सरकार की स्थिरता बेकार हो चुकी है, सरकार स्थिर नहीं है, सरकार के पदाधिकारी मौजूद नहीं है, जो स्थितियां हैं काफी खराब हो रही हैं। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि जो श्रीलंका की मुद्रा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक, उसके अलावा सार्वजनिक ऋण और व्यापार संतुलन, इन सभी का प्रभाव किसी भी देश की जो एक्सचेंज रेट है करेंसी का उस पर पड़ता है। इसके अलावा इसका प्रभाव कहां पड़ता है, वो तो होगा कारण, प्रभाव होगा निवेश पर। अगर किसी देश की जो मुद्रा है उसमें गिरावट आ रही है तो उस देश में निवेश जो किया जाना है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, जो ऋण भुगतान है, वो देश ऋणों का जो भुगतान कर रहा है वो महंगा हो जाएगा। ठीक, आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयात बढ़ेगा या घटेगा। मान लीजिए भारत है, भारत के रुपए की वैल्यू में गिरावट आ रही है, तो जो आयात है, आयात पर प्रभाव पड़ेगा नकारात्मक, आयात महंगा हो जाएगा। जो निर्यात है, निर्यात ज्यादा हो जाएगा, यानी आयात यहां पर अगर आयात की जो कीमत है, कीमतें बढ़ेंगी और लोग आयात कम करना चाहेंगे और निर्यात बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक मान लीजिए 70 रुपए बराबर $1, उसके बाद ये 80 रुपए हो गया। तो अब जो व्यक्ति निर्यात करके $1 प्राप्त करेगा, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 80 रुपए, पहले 70 रुपए प्राप्त कर रहा था। आयात करने के लिए मान लो अभी तक वो 70 रुपए दे रहा था, $1 के बदले उसे 80 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक, तो जो आयात से संबंधित व्यापार हैं उन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और जो निर्यात से संबंधित व्यापार हैं उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पर्यटन भी दो तरह से हो सकते हैं। एक ये कि जो पर्यटक है वो अपने देश से दूसरे देश जा रहा है, तो जो पर्यटक भारत से बाहर जा रहा है उसके लिए अगर ये वैल्यू कम हो जाती है, उसके लिए
अगर ये वैल्यू गिरती है 70 से 80 हो जाती है तो उसको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, ठीक। और जो पर्यटक उस देश में जा रहा है जहां पर करेंसी में गिरावट आई है, तो उस देश में जाने पर अब उसको मान लीजिए $1 वो खर्च कर रहा है, $1 के बदले ज्यादा फायदा होगा। तो जो पर्यटक आ रहा है उसको फायदा है, जो पर्यटक जा रहा है उसको नुकसान है। रेमिटेंस अगर आ रहा है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक। दूसरा, व्यापार संतुलन भी इससे प्रभावित होता है, ठीक। तो ये हुआ अंतर्राष्ट्रीय दरों पर प्रभाव। अब देखिए एक सवाल जो प्रीलिम्स में पूछा गया था सिविल सर्विस एग्जाम 2019 में। सवाल क्या कहता है, भारतीय रुपए की गिरावट को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है, ठीक। ऑप्शन ए, गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन। दूसरा, भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना। तीसरा, विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना। और चौथा, एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। प्रसरणशील मौद्रिक नीति का मतलब क्या हुआ, विस्तारवादी मौद्रिक नीति, जहां पर आरबीआई ब्याज दरों को क्या करेगा, कम करेगा। पूछा क्या गया है, रुपए की गिरावट। गिरावट कब आ रही है, जब महंगाई बढ़ रही है। तो सीधी सी बात है, महंगाई को कंट्रोल करना है, ठीक। तो अगर पूछा जाए कि अनुसरण करेगा तो महंगाई को कंट्रोल करेगा, ठीक। लेकिन यहां पर पूछा है कि कौन सा उपाय नहीं है, तो ऑप्शन डी, ये उपाय नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रसरणशील मौद्रिक नीति का उपयोग करने से तो महंगाई बढ़ जाएगी ना, तो महंगाई बढ़ जाएगी तो रुपए की गिरावट और बढ़ जाएगी, तो उसको कम करने के लिए इसका उपयोग नहीं करेगा। अगला एक सवाल मेंस पर लिखने के लिए एक बार नोट कर लीजिए। सवाल है, वैश्विक स्तर पर मुद्रा की विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। बताइए कि किसी देश की मुद्रा के सापेक्ष अन्य देश की मुद्रा में गिरावट आने के क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो 250 शब्दों में इस प्रश्न को लिखने का आप अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपने इस टॉपिक में बहुत कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।